सो गाइस वेलकम टू वाटिका एक्सप्लेनेशन इज एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब हमारा पार्ट 3 भी आपके लिए अवेलेबल हो गया है। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहाँ से कंटिन्यू होगा। अब वेट किस चीज का, सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले पिछले पार्ट में यहाँ तक देख लिया था कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्या क्या हुआ था। जिसने नहीं देखा है आपके लिए लिंक प्रोवाइड हो जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे बात आते हैं। आई गेस मैंने ये पिछले बार नहीं कराया था कि कंजर्वेटिव्स की वजह से चेंजेस क्या क्या हुए थे। व्हाई टू वेस्ट इट। कंजर्वेटिव्स से जो जो चेंजेस हुए थे अब हम उसके बारे में भी जान ले। देखिए, कंजर्वेटिज्म से जो चेंजेस हुए थे वो थे रिटर्न टू द ऑटोक्रेटिक। मतलब जो ऑटोक्रेटिक जो था, जो वो हटा रहा था कंजर्वेटिज्म, तो फिर उसे वापस रिटर्न करा दिया गया था। मतलब वापस उसी मोड़ पे वापस आ गया था कि नहीं, हम इसे नहीं हटाए। तो पहले क्या था, इसे हटाया जा रहा था। उसके बाद क्या, डू नॉट टॉलरेट, डिड नॉट टॉलरेट और डिसेंट और क्रिटिसिज्म, यानी कि वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे अब। उसके बाद सेंसरशिप लॉज ब्रॉट टू द लिमिट स्प्रेड ऑफ द लिबरल आइडियाज। सेंसरशिप वो सब हो रहा था, ये सब कंजर्वेटिज्म जो थे वो सब अपने चेंजेस लाए थे। बट रिवॉल्यूशनरीज भी कम नहीं थे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम ट्रीटी ऑफ वीना तक करने जा रहे हैं, तो आप टेंशन ना ले, हम वहां तक करेंगे। रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो रिटर्न टू द मोनार्कीज ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। इसका क्या था, आप देखिए, इतना लंबा के अकॉर्डिंग आप बदले आप सीधा लिखिएगा कि दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी। वो एक सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज वे फॉर्म, और उनका एम भी था, इनका एम था टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, वांटेड टू एस्टेब्लिश अ नेशन स्टेट्स। वो चाहते थे कि एक नेशन स्टेट आ जाए। वो फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल को एंड करना चाहते थे। वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, वो अपोज करते थे, और नेशनलिज्म का आइडिया वो चाहते थे स्प्रेड हो जाए। अब इसी बीच में हम एक महान कलाकार गिसिपी मजानी के बारे में पढ़ते हैं। गिसिपी मजानी के कैरेक्टर स्केच आपके पास आ सकता है मैक्सिमम टू द 5 वर्ड्स। मैं जो जो पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करने वाला हूँ आप उसे लिखिएगा, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही। गिसेपी मजानी से आप स्टार्ट कीजिएगा दैट ही वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, वो एक इटालियन का था, रिवॉल्यूशनरी था वो। उसके बाद आप सेकंड पार्ट लिखिएगा, ही वाज अ मेंबर ऑफ अ कार्बोनरी और सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म। मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी नेम कार्बोनरी, ये किसका मेंबर था? कार्बोनरी, जो एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई थी उसका मेंबर था ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आप लिखिएगा वो आप ये लिखिएगा that he was the founder of the Young Italy and the Young Europe. ओके, आप ये थर्ड पॉइंट डालिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा that he was an Italian revolutionary, सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोनरी था वो, एंड थर्ड था फाउंडर ऑफ द यंग इटली एंड द यंग यूरोप। आपको ये 3 पॉइंट हो गई होगी क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ के अकॉर्डिंग बिलीव दैट द गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मीट। मतलब ये बिलीव करता था गॉड पे कि हाँ, गॉड ही है जो हमें हमारा मैनकाइंड को सुधार सकते हैं। मतलब ये एक गॉड पे बिलीव करता था। आपके 4 पॉइंट यहाँ हो चुके हैं। 5 पॉइंट डिस्क्राइब इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर्स। जी हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं कि इसे जो है सबसे डेंजरस एनिमी कहा गया था कंजर्वेटिव के। कंजर्वेटिव्स जो फैला रहे थे, इसे जो है डेंजरस एनिमी कहा गया था उनके खिलाफ। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशनरी के बारे में। ओके, एज ऑफ रिवॉल्यूशन ये है, मतलब एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें दो दो रिवॉल्यूशन होते हैं। एक जुलाई रिवॉल्यूशन, एक ग्रीक रिवॉल्यूशन, जो हमें पढ़ना है।
अब देखिए पहले एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में हम जान लेते हैं। Return of constitutional monarchy in France in 1830 under Louis Philippe following the July Revolution। देखिए द जुलाई रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हो गया था? 1830 में। किसके लीडरशिप के अंदर? लुइस फिलिपी के। याद रखिएगा जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या हुआ था पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, आप चाहे तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा इजिली वे में भी है और इसमें भी वैसे ही है। तो देखिए जुलाई रिवॉल्यूशन में ये हुआ था कि बॉर्बन किंग्स को जो है किंग तो राजा के पद से हटा दिया गया था कि बॉर्बन सब राज नहीं करेंगे हम पे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वहां सेटअप कर दिया गया था और लुइस फिलिपी वहां का हेड था। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। फिर रिवॉल्यूशन ब्रूसेल्स से स्टार्टेड हुआ था। ब्रूसेल्स पावर शेयरिंग चैप्टर का जो कैपिटल था बेल्जियम का, होप आपको याद आ रहा होगा। एंड ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स के अंडर था। एंड यस इसका रिजल्ट क्या आया था? इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, बेल्जियम को ब्रेक कर दिया था, ये इसका रिजल्ट था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में, यहाँ पे क्या लिखा है वो देखो। एंड ऑफ कंजर्वेटिव डोमिनेंस एंड रिसर्जेंस ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, जैसा मैंने बताया था आपको वही है। उसके बाद फॉलोइंग द सेम रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल बेल्जियम बेल्जियम फॉट फॉर एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड्स। यहाँ पे हुआ ही था लड़ाई, बेल्जियम को नीदरलैंड से इंडिपेंडेंस लेना था तो वो फॉट हुआ था नीदरलैंड के साथ वो। चलिए तो जुलाई रिवॉल्यूशन यहीं पे होता है समाप्त। जितना मैंने बताया आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीक रिवॉल्यूशन की तरफ। यस ग्रीक रिवॉल्यूशन भी हुआ था और ये 1821 में हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीक रिवॉल्यूशन देखिए, जो ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ था बिगेन इन 1828 विद द सपोर्ट फ्रॉम द एक्साइल्ड ग्रीक्स टू द यूरोपियन नेशन एंड द अदर ग्रुप्स। ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रीक वेर अंडर द ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब ऑटोमन एम्पायर क्या होता है? वो ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो बहुत बड़ा था। वो मैं आपको वो लास्ट में बल्कन्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमन एम्पायर है क्या, क्या था उस टाइम पे वो सब। उसके बाद 1832 में ग्रीस ने जो इंडिपेंडेंस ले लिया था साइनिंग द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुआ था। और उसके बाद उसे मिल गई थी आजादी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हुआ होगा। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, अब बात आती है रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म पे। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म होता क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो अपनी कल्चर के प्रति प्यार। जी हाँ, मैं अपने अपने लव स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, एंड यस मेरा है भी नहीं, तो आप इसकी टेंशन ना लें। रोमांटिसिज्म मतलब होता है अपने कल्चर की प्रति प्यार। इसमें क्या होता है? एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, कलेक्टिव हेरिटेज एंड इमोशनल अपील, ये सब होता है रोमांटिसिज्म में। क्रिटिकाइज द इम्पोर्टेंट गिवन टू द रीजन एंड द साइंस, साइंस और रीजन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मेजर मूवमेंट जर्मनी में हुआ था, ये ज्यादा जर्मनी के कारण ही हुआ था आई गेस, नहीं जर्मनी में इसका मूवमेंट हुआ था। अब देखिए, जॉन गॉटफ्राइड, ये एक जर्मन फिलोसोफर था, जॉन गॉटफ्राइड। ये तो नाम भी इजी है याद रखने का, फनी है, वो फ्राइड हो गया था बेचारा धूप में। Herder gave the ideas of the Das Volk and Volkist। अब देखिए, डास वॉल्स हर्डर, इन्होंने ही आइडिया दिया था किसका? दास वोल्क एंड वॉल्किस्ट का। ओके, दास वोल्क एंड वॉल्किस्ट। द ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड जर्मन फोल्क टेल्स, ग्रिम ब्रदर्स ने फोल्क टेल्स को कलेक्ट किया था। एंड पॉलिश मूवमेंट केप्ट अलाइव पॉलिश नेशनलिस्ट फीलिंग्स। अब देखिए होता क्या क्या है इसमें मैं बताता हूँ। ट्रीटी ऑफ वीना
मैंने आपको नहीं बताया है, आपको पता चल जाएगा। ट्रीटी ऑफ वीना के अकॉर्डिंग रशिया को जो है इंपॉर्टेंट टेरिटरी मिल गया था। रशिया को एक पोलैंड मिल गया था। पोलैंड आपने सुना ही होगा, पोलैंड रशिया को मिल गया था। अब जिसमें रशिया जब राज कर रहा था तो वो तो जरूर चाहेगा ही कि भाई उसका कल्चर वहां पे आए, वहां का कल्चर खत्म करना चाह रहा था वो। तो वो चाह रहा था कि पोलिश लैंग्वेज वहां से हट जाए और रशियन लैंग्वेज वहां पे आ जाए। अब भाई वहां के लोगों को आया गुस्सा, भाई पोलिश लैंग्वेज क्यों हटेगा भाई, ये हम यहीं पे रहते हैं। आई मीन वो उनका एकदम देश के प्रति प्यार के अकॉर्डिंग, भाई हम वही रहते हैं, यहाँ पर से कोई भी लैंग्वेज नहीं हटने वाला है। तो फिर क्या किया ना, रशिया ने फिर एक एक्ट कर दिया कि भाई अगर तुमने मेरा नहीं किया, मेरा रशियन लैंग्वेज नहीं किया, मेरा कल्चर नहीं ऑब्टेन किया, तो फिर बहुत बुरा होगा, तुम्हारे साथ वॉर हो जाए, ऐसा कहा उसने। अब इसी को अब इसी को अपोज करने के लिए पोलिश लोग ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं क्या करते हैं। वो पोलिश में बात करना स्टार्ट कर दिए, उनका डांस कल्चर सब पोलिश में ही कंटिन्यू रहा। उनका सब कुछ सारा पॉलिश में ही होने लगा, सारा जो भी कुछ होता था वो सिर्फ पॉलिश में ही होता था। यस, आई मीन वो अपना कल्चर को हटाना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि नहीं भाई मेरा कल्चर नहीं हटेगा, तुम क्या करो। तो फिर वॉर स्टार्ट, तो फिर 1831 में एक वॉर हुआ। ये वैसा बंदूक वाला वॉर नहीं था, ऐसे रोमांटिक, मतलब अपने नेशन के प्रति प्यार वाला वॉर था। यानी कि नहीं हटाएंगे तुम क्या कर लोगे, तो वो सब में, लेकिन एज रशिया बहुत पावरफुल था तो फिर वो उन्हें वेपन्स के दम पे, फोर्स के दम पे उन्हें दबा दिया नीचे। तो लास्ट में रशिया 1831 में, मैं जो डेट्स बोल रहा हूँ उसे याद रखिएगा, 1831 में वो जीत गया ये। तो फिर उसमें वो सब हो गया, सारे चीज आ गए। अब देखिए आपका मेन बात आती है ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में। आई गेस मैंने ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में इस स्लाइड, आई मीन इसमें नहीं बताया है, नहीं लिख पाया हूँ मैं, तो फिर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ वीना, देखिए अब मैं आपको, आप लिख पाए इसलिए मैं फिर थोड़ा धीरे बोल। ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में हुआ था, ठीक है, साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ वीना। चार कंट्रीज के बीच में, प्रेप जो मैंने आपको पहले बताया था, रूसिया, रशिया रशिया ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। आप इसका पहला पॉइंट लिखिए, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। ट्रीटी ऑफ वीना के अकॉर्डिंग बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, states were set up on the boundaries states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future, to prevent French expansion। ये देखिए फ्रांस का जो यहाँ पे बाउंड्रीज आपको दिख रहा है, ये वाले सब, ये जो इतना फ्रांस है, इसे लिमिटेड कर दिया गया था ताकि भाई, ताकि फ्रेंच जो है और अब नहीं जाए। ये देखिए, ये जो आपको बाउंड्रीज ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ दिख रही है, ये साइड में ऐसे बाउंड्रीज लगा दिया गया था ताकि फ्रेंच अब इससे ज्यादा एक्सपांड ना हो। ये था, ये दो पॉइंट फ्रेंच के ऊपर, फ्रांस के ऊपर हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रशिया। रशिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरी मिल गई थी फ्रांस में। ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे प्रशिया, इसको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गए थे। ये देखिए हैम्सबर्ग, आई मीन ये जो जो ऐसे इलाका है ना, जो ये डार्क कलर से है, वो सब प्रशिया के अंडर आ गई थी। इसका जो खुद का प्रशिया जिस कलर का है, वो जो जो ये देखिए, जैसे ये सब प्रशिया के अंडर थे। और ऑस्ट्रिया को भी कंट्रोल मिल गया था नॉर्थ इटली पे, कि भाई नॉर्थ इटली उसका, ऑस्ट्रिया नॉर्थ इटली का राजा बन गया था, नॉर्थ इटली उसका हो गया ऐसा। रशिया को भी पोलैंड मिल गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि रशिया को भी पोलैंड मिल गया था। ये देखिए पोलैंड यहाँ पे है, एंड ये रहा रशिया अपना, इसको भी पोलैंड मिल गया था। ऑस्ट्रियन एम्पायर को भी मैंने जैसा बताया आपको, इटली मिल गया था, नॉर्थ इटली इसको भी मिल गया था। अब देखिए इटली, ये देखिए ऑस्ट्रियन एम्पायर ये रहा, एंड इटली का नॉर्थ पार्ट, यानी ये आई गेस ये मिला था इसे।
उसके बाद लेकिन लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 6th पॉइंट, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। कॉन्फेडरेशन, CONFEDERATION, Confederation of 39 states, which had been set up by Napoleon, was left untouched. मतलब जो उसका था, जो अब देखिए इसका मतलब क्या है, 39 स्टेट्स जो नेपोलियन के कॉन्फेडरेशन में था, नेपोलियन ने बनाया था, उसे अनटच छोड़ दिया गया था। मतलब ये ऑटोमन एम्पायर की यहाँ पे बात हो रही है, आप देख लीजिएगा, ऑटोमन एम्पायर की बात हो रही है। सबको लेफ्ट छोड़ दिया गया था ऐसे ही, उसे कुछ नहीं किया गया। ये थे आपके टॉप 6 पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, आप टेंशन ना ले, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसके पॉइंट्स, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके नोट्स जानने के लिए। एंड मैं आपको लास्ट में अगेन कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसे बढ़ाइए। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एट लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा मेरा टीचिंग अच्छा लगता है तो जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन दबा दीजिए टू गेट नोटिफाइड इट। ये फ्री है। सो मिलते हैं विथ आवर नेक्स्ट वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस। तत्कालिक आप इसे जारी रखिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।